आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी या ये कह लीजिए ऐसा सत्य लेके आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ऐसा डार्क सीक्रेट जो शायद ही किसी ने सुना हो, और यदि किसी ने सुना हो तो वह ये देखकर सुनकर हैरान जरूर हुआ होगा। और ऐसा सत्य जो उनके आसपास में रहने वाले लोगों को आज तक बेचैन करता है। तो आज हम उसी के बारे में बताने जा रहे हैं, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर की कहानी, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि रिश्तों का ये कैसा सच है, और रिश्तों में ये कैसा तनाव और ऐसा डिप्रेशन जो इंसान को ये गलत काम करने पर मजबूर कर दे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर, जिसने अपनी नौकरी में रहते हुए न जाने कितने लोगों की जिंदगी बचाई। उन्हें सेना का बेस्ट डॉक्टर कहा जाता था, लेकिन एक सनक के कारण वही डॉक्टर एक कातिल बन गया। अपनी ही बीवी को मार डाला और उसकी लाश के 300 टुकड़े करके 22 टिफिन में डालकर पैक कर दिए, और फिर उन्हें 2 बक्सों में बंद कर एक कमरे में रख दिया। यही नहीं, लाश के सिर को टेबल पर सजा कर भी रखा। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी, जो हम आपको विस्तार से बताते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का नयापल्ली इलाका, यहाँ एक बड़े से बंगले में भारतीय सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सोमनाथ परिदा अपनी पत्नी उषा श्री के साथ रहते थे। सोमनाथ ने 1970 में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। देश के लिए सेवाएं देने के बाद वह लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए। सेना में वो बतौर डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे थे। सोमनाथ की गिनती आर्मी के बेस्ट सर्जन में की जाती थी। सेना से रिटायर होने के बाद उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए भी काम किया था। WHO के लिए काम करने के बाद सोमनाथ ने अपना खुद का क्लिनिक भी खोला। फिर वो यहीं पर अपनी सेवाएं देने लगे। सोमनाथ और उषा के 2 बच्चे थे। बेटा डॉक्टर बनने के बाद अमेरिका में सेटल हो गया था, जबकि उनकी बेटी दुबई जाकर सेटल हो गई थी। दोनों बच्चे बेशक दूर रहते थे, लेकिन माँ से उनकी फ़ोन पर बात ज़रूर हुआ करती थी। बच्चों की बात ज़्यादातर अपनी माँ से ही हुआ करती थी, क्योंकि सोमनाथ परिदा कुछ अलग ही मिजाज के व्यक्ति थे। उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, इस कारण उनकी किसी से भी ज़्यादा नहीं बनती थी। यहाँ तक कि बच्चे भी उनसे बात करना बहुत कम पसंद करते थे। सामाजिक रूप से भी सोमनाथ खुद को अलग थलग रखते थे। कहने को तो सोमनाथ का घर बहुत बड़ा था, यानी कि किसी विला से कम नहीं था, लेकिन इतने बड़े बंगले में सिर्फ सोमनाथ और उनकी पत्नी ही रहा करती थी। सोमनाथ की अपने रिश्तेदारों से भी खास बातचीत नहीं थी, इसलिए उनके घर पर रिश्तेदार भी बहुत कम आया जाया करते थे। मतलब के ना के बराबर ही समझ लीजिए। कुछ लोग तो सोमनाथ के बंगले को भूतिया बंगला भी कहते थे। रूटीन के मुताबिक सोमनाथ शाम को 6 बजे सो जाया करते थे, सुबह 3 बजे उठ जाते थे। समय कट रहा था। फिर साल आया 2013। सोमनाथ के दोनों बच्चे हफ्ते में 2 या 3 बार माँ को फ़ोन ज़रूर करते थे। हमेशा की तरह जब जून 2013 के एक दिन सोमनाथ के बेटे ने मां उषा को फ़ोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उसे लगा कि शायद मां कहीं बिजी होगी। उसने कुछ देर बाद फिर फ़ोन किया। इस बार फिर उषा का फ़ोन बंद आया। अगले दिन बेटे ने एक बार फिर मां को फ़ोन किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ ही बता रहा था। बेटे को चिंता हुई तो उसने अपने पिता सोमनाथ को फ़ोन किया। उसने माँ के बारे में पूछा तो सोमनाथ ने कहा, तुम्हारी माँ कुछ दिन पहले बेटी के पास दुबई गई है, इसलिए उसका फ़ोन बंद आ रहा है। इतना सुनते ही सोमनाथ के बेटे ने अपनी बहन को फ़ोन किया। बहन ने बताया कि माँ उसके पास तो आई नहीं, उसकी खुद माँ से बात ही नहीं हुई। बेटा फिर दोबारा पिता को फ़ोन करता है तो सोमनाथ ने उल्टा उसे ही डांटना शुरू कर दिया और फ़ोन काट दिया। बेटा बार बार पिता को फ़ोन करता रहा, लेकिन सोमनाथ ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। थक हार कर उसने अपने मामा रंजन संबल को फ़ोन किया और पूरी बात बताई। फिर कहा कि मामा जी, आप एक बार हमारे घर जाकर देखो, माँ का फ़ोन बंद है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मामा रंजन बिना देर किए अपनी एक दूसरी बहन के साथ सोमनाथ के घर पहुंचे। उन्होंने काफ़ी देर तक सोमनाथ के घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। रंजन और उसकी बहन वहीं खड़े होकर इंतज़ार करते लगे, कोई तो यहाँ आएगा। तभी घर की एक छोटी सी खिड़की खुली। सोमनाथ घर पर ही थे। उन्होंने रंजन से पूछा, क्यों आए हो यहाँ? रंजन ने उषा के बारे में पूछा तो तब सोमनाथ ने कहा, वह तो अपनी बेटी के पास दुबई गई है। रंजन ने कहा, आप झूठ कह रहे हैं,
दीदी दुबई में नहीं है, आप दरवाज़ा खोलिए, हमें बात करनी है। लेकिन सोमनाथ को गुस्सा आ गया। उन्होंने दोनों पर चिल्लाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद खिड़की भी बंद कर दी। रंजन घर की दूसरी खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। तभी उन्हें दुर्गंध सी आने लगी। उन्हें लगा कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। वह तुरंत नएपल्ली थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर पुलिस भी सोमनाथ के घर पहुंची, लेकिन पुलिस के कहने पर भी सोमनाथ ने दरवाज़ा नहीं खोला। इस कारण पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा और घर के अंदर घुस आए। वहां देखा सोमनाथ बड़े ही आराम से घर में बैठे हुए हैं, लेकिन दुर्गंध तभी भी लगातार आ रही थी। पुलिस वालों ने फिर घर को खंगालना शुरू कर दिया। तलाशी लेने के दौरान वो एक बंद कमरे में पहुंचे, जहां से बहुत ही गंदी दुर्गंध आ रही थी। पुलिस वालों ने वहां 2 बक्से रखे देखे। वो सेना के बक्से थे। पुलिस ने दोनों बक्सों को बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने एक बक्से को खोला तो उसमें से बहुत सारे टिफिन रखे हुए थे। दूसरा बक्सा भी टिफिन से भरा हुआ था। दोनों बक्सों में कुल 22 टिफिन थे। पुलिस ने टिफिन के बारे में पूछा तो सोमनाथ ने उसका कोई सटीक जवाब नहीं दिया। तभी पुलिस ने एक टिफिन खोला। उसे देख वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। टिफिन में इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़े थे। सभी टिफिन को एक के बाद एक करके खोला गया। उन सभी में इंसानी मांस के टुकड़े थे। सभी टुकड़ों को बड़ी ही सफाई से काटा गया था। पुलिस ने जब इसका जवाब मांगा तो सोमनाथ ने कहा, ये टुकड़े उषा के हैं। मेरी पत्नी साईं भक्तनी थी। अचानक एक दिन उसने अपना सिर पटकना शुरू कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने मुझसे कहा था कि उसका अंतिम संस्कार शिरडी में ही करना। उसे ऐसे शिरडी ले जाना मुश्किल था, इसलिए मैंने उसकी लाश के टुकड़े कर दिए और उन्हें टिफिन में डाल दिया। मैंने सोचा कि एक एक करके टिफिन शिरडी ले जाऊंगा, फिर वहां उसका अंतिम संस्कार कर दूंगा। ये दावा बेहद अजीब और चौंकाने वाला था कि आखिर कोई कैसे खुद का सिर पटक कर अपने आप को मार देगा। पुलिस ने तुरंत सोमनाथ को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ शुरू की। वही टुकड़ों की जांच के लिए भिजवाया गया। पता चला इसमें सिर वाला हिस्सा गायब है। पुलिस ने सिर को तलाशना शुरू किया। तब उनकी नज़र हॉल पर पड़े टेबल पे पड़ी। वहाँ उषा का सिर कपड़े से ढककर टेबल के बीचों बीच सजा कर रखा गया था। सिर काफ़ी हद तक सड़ चुका था। जब पुलिस ने सोमनाथ से पूछा तो सोमनाथ ने ऐसा जवाब दिया जिससे उनके भी होश उड़ गए। सोमनाथ बोले, मैं यहाँ रोज उषा से घंटों बात करता हूँ। पुलिस ने फिर सोमनाथ से सख्ती से पूछताछ शुरू की, क्योंकि उन्हें सोमनाथ की बताई थ्योरी पर विश्वास नहीं हो रहा था। बाद में जाकर जो सच्चाई पुलिस को पता चली, उसके मुताबिक उषा ने आत्महत्या नहीं की थी। 3 जून 2013 को सोमनाथ और उषा की लड़ाई हुई थी। इसी लड़ाई के दौरान सोमनाथ ने स्टील की रॉड से उषा पर हमला कर दिया। यह वार इतना जोरदार था कि उषा बेहोश होकर गिर गई। सोमनाथ का गुस्सा इससे भी शांत नहीं हुआ। बेहोश उषा पर वार पे वार वह करता रहा और उसे मार डाला। फिर बाद में सोमनाथ को टेंशन हुई कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाना है। अगले दिन मेड आई तो सोमनाथ ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। कहा, अब काम पर मत आना। इसके बाद पास की दुकान से 3 टिफिन खरीदे। पहले दिन लाश के कुछ टुकड़े किए। इस तरह वे रोज दुकान से टिफिन खरीदते और लाश के टुकड़े कर उन्हें टिफिन में डाल देते। 22 टिफिन में लाश के टुकड़े भरकर उन्हें 2 बक्सों में डाला और एक कमरे में जाकर रख दिया। बदबू न फैले इसलिए एक केमिकल का भी इस्तेमाल किया। हैरानगी की बात थी कि लाश के टुकड़े सर्जरी में इस्तेमाल औजारों से किए गए थे। फिर सिर को टेबल पर रखकर सजा दिया। उस पर कपड़ा ढक दिया ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़ सके। लाश के कुल 300 टुकड़े किए गए थे। हर टुकड़े की लंबाई 6 इंच की थी। पुलिस ने ये तो पता लगा लिया कि हत्या किसने की थी, लेकिन इसके पीछे का मोटिव क्या था ये पता लगना बाकी था। जांच में पता चला कि उषा को शक था कि सोमनाथ का अफेयर उसी के क्लिनिक में काम करने वाली एक लड़की के साथ था। इस बात को लेकर दंपत्ति में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। 3 जून 2013 को भी इसी बात पर दोनों की लड़ाई हुई थी। इस खुलासे के बाद 22 जून 2013 को सोमनाथ को जेल भेज दिया गया। सोमनाथ पर हत्या समेत कई धाराएं लगाई गई। फिर खुर्दा जिले के कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान सोमनाथ के बेटे बेटी ने भी पिता के खिलाफ गवाही दी। इसके बाद कोर्ट ने सोमनाथ को दोषी करार दिया। उन्हें 25 फरवरी 2022 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया। अब वह झारपाड़ा जेल में अपनी सनक की सजा भुगत रहे हैं। दोस्तों, खोज कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।